जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी पे, जहां बात रहने वाली है बीएससी सेमेस्टर 5 बोटनी का मॉडल पेपर पे बात करने वाले हैं अपने पास में बेटा। किसकी? बोटनी के मॉडल पेपर की। और ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो आपके पेपर में छपने वाले हैं, यानी कि यूनिट वाइज बताने के बाद में मॉडल पेपर का एक कंक्लूजन लेकर आया हूं। और मॉडल पेपर देखने से पहले मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि एक बार आप यूनिट वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देख ले, तब आप मॉडल पेपर की तरफ आए, क्योंकि यहां है केवल उसका निचोड़ आपके पास में। डीपली चीजें मैंने वहां बता रखी है, यहां पर मैंने बताया एक शॉर्टकट तरीका, जहां से आपके पास में क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। और क्वेश्चंस जो है बेटा बड़े किफायती रहने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो होंगे जब आप इनको एग्जाम में देखोगे तो आपको बहुत सी चीजों की याद आ जाएगी। और गर्मियां हैं तो पंखे की याद जरूर आएगी आपके पास में, क्योंकि गर्मियों में पंखा जरूर चलता है अपने पास में। पंखा जैसे ही बंद हो जाता है, हमें बहुत सी घुटन होने लगती है, हमें गर्मी, सफोकेशन, बहुत सी चीजें। वैसे ही पेपर है बेटा अपने पास में, अगर ये क्वेश्चन आपके पास में नहीं आते हैं तो आपको पेपर के बीच में भी सफोकेशन होने लग जाएगी। इसलिए पेपर को ध्यान से समझिएगा, पेपर में क्या कहने वाला हूं, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में। बोथ ऑफ मीडियम की बात करने वाले हैं, दोनों साइडों में लिखे हुए हैं, एक साइड हिंदी लिखा है मैंने और एक साइड में इंग्लिश लिखी है। तो बेटा बात करता हूं सबसे पहले एंजाइम क्रिया की लोक एंड की परिकल्पना को समझाइए। तो बड़ा सिंपल सी बात समझिए, एंजाइम्स जो होते हैं ना वो सबस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि एक लॉक की एक चाबी होती है, यानी एक ताला एक स्पेसिफिक चाबी से खुलता है, उसी प्रकार से एक इक्वेशन जो है वो एक ही एंजाइम के द्वारा पूरी होती है। जैसे कि भोजन को अपन को गलाने के लिए HCl चाहिए, तो मतलब HCl ही चाहिए, और कोई सा एंजाइम नहीं चलेगा अपने पास में। इसलिए लॉक एंड की थ्योरी के लिए काम करता है, सबस्ट्रेट के रूप में काम करता है, किसी एक के लिए काम करता है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में अंतर बताने हैं। तो मैंने कल भी बताया था आपको बेटा, मोनोसैकेराइड का मतलब हमारे पास में 1 से 10 सिंगल की बात होती है। डाई की बात करें तो डाई जो होते हैं 2 मोनो से बनते हैं। पोली जो है हमारे पास में बहुत सारे मोनोसैकेराइड आपस में मिलकर के बनाते हैं। मोनोसैकेराइड बिल्कुल सरल सरकरा है अपने पास में। जल विभव के समीकरण एवं उसके घटक लिखने हैं आपको, तो यहाँ पे आपको साई वाली जो इक्वेशन है उसको एज इट इज छाप के चलना है। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक मैंने 2 बताए थे आपको, बाह्य कारक भी होते हैं और आंतरिक कारक भी होते हैं। यानी हम कह सकते हैं तापमान है अपने पास में, आर्द्रता है अपने पास में, ठीक है। केल्विन साइकिल, C4 एवं कैम पथ में अंतर आपको लिखना है बेटा। तो C4 और कैम की बात हमारे पास में हो चुकी है, मक्का की बात कर सकते हैं, रात की बात कर सकते हैं अपने पास में, और इधर हम अंधकार की बात कर सकते हैं। एरोबिक एवं एनारोबिक श्वसन में अंतर लिखिए। तो बेटा एरोबिक और एनारोबिक की बात करें तो इसमें हमें O2 की आवश्यकता होती है, इसमें हमें O2 की आवश्यकता नहीं होती है। सेम चीज मैंने इंग्लिश में यहां पर आपको लिख दी है, इंग्लिश के क्वेश्चन इधर मिल जाएंगे और हिंदी के इधर मिल जाएंगे। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एब्सिसिक अम्ल का कार्य आपको लिखना है यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया था प्लांट हार्मोन्स पे क्वेश्चन आएगा। तो एब्सिसिक अम्ल हमारे पास में एक प्लांट हार्मोन है। बीज सुप्तावस्था क्या है, बीज सुप्तावस्था के कारण लिखिए। तो बेटा मैंने बीज सुप्तावस्था के लिए बताया था कि अनुकूल वातावरण जो होता है उसके अंदर बीज अंकुरित नहीं हो पाता है, वही क्या है, बीज सुप्तावस्था। जैविक नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन को अमीनिया के रूप में बाहर निकालने वाला जो प्रोसेस है वो जैविक नाइट्रोजन की बात होगी। यूनिपोर्ट की बात करें तो एक दिशा में परिवहन की बात हो जाए, सिंपोर्ट की बात करें तो 2 दिशाओं में परिवहन की बात हो जाए, एंटीपोर्ट में बात करें तो 2 दिशाओं की बात होती है, लेकिन विपरीत दिशाओं की बात होती है। इंग्लिश यहां पर आ गई अपने पास में। अब बात करने वाले अपने पास में बड़े क्वेश्चनों की। बड़े क्वेश्चन भी सेम बनाए हैं मैंने। अब बड़े क्वेश्चनों को वहां मैंने 5 दिए थे, यहां मैंने एक यूनिट में 2 दिए। कैसे दे रहा हूं तो समझिए। जैव अणु क्या है, तो बायोमोलिक्यूल्स क्या है। तो बायोमोलिक्यूल्स के लिए मैंने बताया था कि हमारे पास में वे कार्बनिक पदार्थ जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, उसके लिए मैंने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन बताया था। वहां मैंने तीनों के वर्गीकरण की बात की थी, यहां मैंने केवल एक कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को शामिल किया है, जिसमें आपको मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड इनके बारे में बताना है, इनकी संरचना बतानी है और इनके जैविक महत्व बताना है, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बताना है कि कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार से हमारे लिए जरूरी होता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड और फॉस्फोडाई एस्टर बंध। तो बेटा ग्लाइकोसिडिक बंध के लिए मैंने कहा था आपको कि हमारे पास में 2 मोनोसैकेराइड को जोड़ने का काम करता है। पेप्टाइड बंध के लिए मैंने कहा था कि 2 अमीनो एसिड को जोड़ने का काम करता है। और फॉस्फोडाई एस्टर बंध के लिए बात करें तो DNA और RNA को जोड़ने का काम करता है। तो ये याद रखना।
एंजाइम वर्गीकरण में एंजाइम की क्रियाविधि की बात करें तो बेटा एंजाइम वर्गीकरण के लिए आपको मैंने कहा था कि एज पीछे लगा होता है, जैसे हाइड्रोलेज है अपने पास में, फोस्फेटेज है अपने पास में, ठीक है ना। तो जहां एज ए ट्रांसफरेज अपने पास जहां एज लगा हुआ है वो एंजाइम्स के वर्गीकरण की बात होगी, तो उन्हीं एंजाइम्स को आपको यहाँ पे लिखना है। क्रियाविधि को बताना है तो एक क्रियाविधि मैंने थोड़ी देर पहले बता दी आपको, लॉक एंड की थ्योरी वाली, वो भी हमारे पास में एंजाइम की क्रियाविधि है। प्रोटीन की संरचना के बारे में आपको बताना है तो प्रोटीन की संरचना प्राथमिक भी है, द्वितीयक भी है, तृतीयक भी है, तो ये सारी चीजें बतानी है। सेम इंग्लिश मैंने यहाँ पर लिख दी है आपके पास में। इसके बाद में हमारे पास में दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो बेटा पादपों में जल परिवहन की प्रक्रिया को समझाना है। तो बेटा पादपों के अंतर्गत जल जो होता है ना, वो या मैं कहूं सिंपल सी बात कहूं कि परिवहन करना है हमें। परिवहन क्या होगा, अपने पास में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना। और जल परिवहन की बात करें तो हम जाइलम की बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे फ्लोएम की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में आपको जल विभव की संकल्पना को स्पष्ट करना है, यहाँ पे इसकी समीकरण भी लिखनी है। और इसी क्वेश्चन के साथ में बेटा मैं एक क्वेश्चन और ऐड करूं कल की वाली बात के, परिवहन क्या है, परिवहन को समझाइए। और परिवहन में आपको बेटा एक्टिव व अनएक्टिव यानी कि हमारे पास में सक्रिय व निष्क्रिय परिवहन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। मैक्रो एवं माइक्रो पोषक तत्वों को बताना है, यानी हमारे पास में ज्यादातर जो तत्व होते हैं जो ज्यादा होते हैं, हाईली क्वांटिटी में होते हैं, उनको मैक्रो कहते हैं, जो कम क्वांटिटी में होते हैं उन्हें माइक्रो कहते हैं। उन्हीं न्यूट्रिशन को आपको बताना है, सोडियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, या इन सबको बताना आपको। वाष्पोत्सर्जन में रसारोहण की व्याख्या करनी है। तो वाष्पोत्सर्जन के लिए मैंने आपको बताया था कि पत्तियों का जल के रूप में बाहर निकालने, जो वाष्प के रूप में जो बाहर निकालते हैं उन्हें वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, और जो जड़ से जो पत्तियों तक लेके जाता है उसे अपन रसारोहण कहते हैं, इनको बताना है। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण नोडुल निर्माण को आपको बताना है। तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, नाइट्रोजन उपापचय के साथ में पूछ सकता है, यूनिट वाइज क्वेश्चन में मैंने बताया था। यहां मैं बात करूं नेक्स्ट मॉडल पेपर की, यहां पे हमारे पास में 30 यूनिट से क्वेश्चन आता है बेटा, श्वसन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है। तो मैंने कल भी बताया था, हमारे पास में भोजन के ऑक्सीकरण के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वही क्या है, श्वसन। और यहाँ पे मैंने C6H12O6 + 6O2 का उदाहरण दिया था, जहां पे 6CO2 + 6H2O को हमने क्या किया था, बाहर किया था। श्वसन के प्रकार बताने हैं बेटा, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन 2 होते हैं अपने पास में, एरोबिक और एनारोबिक, उनको बताना है। इसके बाद में ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्कर का आरेख आपको बताना है। तो ग्लाइकोलाइसिस के लिए मैंने कहा था आपको, याद हो तो, साइटोप्लाज्म में होता है। क्रेब्स चक्कर जो होता है वो अपने पास में कहा होता है, मैट्रिक्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ पे हमें O2 की आवश्यकता होगी, जबकि ग्लाइकोलाइसिस O2 है, वह O2 की प्रेजेंस व O2 की एब्सेंस दोनों में काम कर सकता है। C4 एवं कैम पाथवे में अंतर बताना है। तो C4 के लिए आप मक्का का उदाहरण ले सकते हो, कैम के लिए आप रात की बात कर सकते हो, ठीक है। कैल्विन के लिए आप अंधकार + CO2 की बात कर सकते हो। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रियाओं को आपको समझाना है। तो खास करके प्रकाश संश्लेषण की बात करूं तो यहाँ पे प्रभावित कारकों को भी आप उठाना है। यहाँ हम भोजन लेते हैं, भोजन के साथ में CO2 को जोड़ते हैं, बाद में अपने पास में ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, वो सारी चीजें बनानी है। इसके बाद में हम बात करें बेटा, यहाँ पे पादप वृद्धि के चरणों की बात करें तो पादप वृद्धि के चरणों में हमारे पास में देखो विकास होता है, विभाजन होता है, ये सारी चीजें बतानी है। इसमें अपने पास में 3 पॉइंट रहने वाले, विभेदन रहने वाला है, पुनर्विभेदन रहने वाला है, और पुनः विभेदन रहने वाला है अपने पास में बेटा। डिफरेंशिएशन रहने वाला है, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन, इन सबको आपको विथ एक्सप्लेन समझाना है, बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। और यहाँ पे शानदार क्वेश्चन निकल के आता है, पादप हार्मोन सारे याद रखना है, ऑक्सीजन रखना है, साइटोकाइनिन याद रखना है, एब्सिसिक याद रखना है, जिब्रेलिन याद रखना है, इनकी खोजकर्ता याद रखना है, इनके कार्य याद रखना है, इनके नेगेटिव और हार्मफुल लाभदायक सारी चीजों को आपको यहाँ पे बताना है। प्रकाश उदिता और बीज सुप्तावस्था, यहाँ पे आप बेटा फोटो पेरिडिज्म और सीड डोरमेंसी में बात करें तो प्रकाश अवधि के लिए मैंने कहा था, प्रकाश के अंतर्गत प्लांट जो होते हैं वो किस प्रकार से बिहेव करते हैं, कब उगते हैं, कब नहीं उगते, वो सारी चीजें बतानी है। बीज सुप्तावस्था के लिए मैंने बताया आपको बेटा, क्या बताया था कि हमारे पास में पादप जो होता है वो अनुकूल वातावरण के अंतर्गत अंकुरित नहीं हो पाता है, बीज जो है वो उस बीज सुप्तावस्था है। तो इस चीजों को आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है। ये 4 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अपने पास में, और एक आपके पास में शॉर्ट टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और हमेशा की तरह बेटा एक ही बात कहूंगा, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।